आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ हीट, ऊष्मा की धारणा, यानी ऊष्मा क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है और इसको कार्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसे कार्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और ऊष्मा का प्रवाह तभी होता है जब तंत्र की अवस्था में परिवर्तन हो, यानी तंत्र जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गमन करता है तो ऊष्मा का प्रवाह होता है। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि ऊष्मा को पारिपार्श्विक सराउंडिंग्स पर हुए प्रभाव, यानी ऊष्मा को पारिपार्श्विक हुए प्रभाव के द्वारा व्यक्त किया जाता है और इस प्रभाव को ताप के रूप में देखा जाता है। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। यानी हम ये समझ पाए कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जिससे कार्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और ऊष्मा का प्रवाह तभी होता है जब तंत्र में अवस्था परिवर्तन हो, यानी तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गमन करता है और ऊष्मा को पारिपार्श्विक पर हुए प्रभाव द्वारा व्यक्त किया जाता है और ये प्रभाव हमेशा ताप के रूप में देखा जाता है और ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। जब तंत्र अपने प्रतिवेश के साथ तापीय साम्य की स्थिति में हो तो ऊष्मा का प्रवाह, यानी जब तापीय साम्य होता है तो ऊष्मा का प्रवाह रुक जाता है और ऊर्जा के अन्य रूपों को तो पूर्णतः समतुल्य मात्रा में कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन ऊष्मा को प्रतिवेश के किसी भाग या प्रतिवेश में कोई परिवर्तन किए बिना पूर्णतया समतुल्य मात्रा में कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी ऊर्जा के अन्य रूपों को तो हम कार्य में पूरी तरह परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन ऊष्मा को पारिपार्श्विक के किसी भाग या पारिपार्श्विक में कोई परिवर्तन किए बिना हम समतुल्य मात्रा में कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते। इसके अलावा ऊष्मा एक बीजीय राशि है। बीजीय राशि होने का मतलब यह है कि ऊष्मा का मान धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। ऊष्मा को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रदर्शन इस Q संकेत द्वारा किया जाता है। जब Q का चिन्ह धनात्मक हो, यानी बीजीय राशि होने का कारण ये धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है। जब Q का चिन्ह धनात्मक हो तो इसका मतलब है कि तंत्र ने प्रतिवेश से या पारिपार्श्विक से ऊष्मा ग्रहण की है। यानी जब तंत्र प्रतिवेश से ऊष्मा ग्रहण करता है तो Q का मान धनात्मक होता है। तंत्र ने प्रतिवेश से ऊष्मा ग्रहण की है तो Q का चिन्ह धनात्मक होता है और जब Q का मान ऋणात्मक हो, यानी Q नेगेटिव हो, तो इसका मतलब यह है कि तंत्र ने प्रतिवेश को, या तो तंत्र ने प्रतिवेश से, जबकि जब Q का चिन्ह ऋणात्मक है तो तंत्र ने प्रतिवेश को ऊष्मा दी है। यानी जब Q धनात्मक है तो तंत्र से प्रतिवेश की ओर ऊष्मा का प्रवाह होगा और जब Q का चिन्ह ऋणात्मक है तो उसका मतलब है कि तंत्र ने प्रतिवेश को दी है, यानी तंत्र ऊष्मा प्रतिवेश को दे रहा है। और जब Q धनात्मक है तो इसका अर्थ है कि तंत्र ने प्रतिवेश से ऊष्मा ग्रहण की है, यानी ऊष्मा का प्रवाह यहाँ प्रतिवेश से तंत्र की ओर होगा। इसके अलावा ऊष्मा के बारे में यह भी तथ्य है कि ऊष्मा Q केवल तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर ही निर्भर नहीं करती, यह है परिक्रम के पथ पर भी निर्भर करती है। अतः Q एक अवस्था फलन नहीं है और अवस्था फलन नहीं होने के कारण, क्योंकि ये
प्रक्रम के पथ पर भी निर्भर करती है, इस कारण यह अवस्था फलन नहीं है। और अवस्था फलन नहीं होने के कारण dq एक अयथातथ अवकल है, ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, अयथातथ अवकल है। सामान्यतः अयथातथ अवकल को डेल से प्रदर्शित करते हैं, डेल क्यू, लेकिन सामान्य कार्य के लिए हम इसे डी क्यू से ही प्रदर्शित करते हैं। ये सब कुछ ऊष्मा की धारणा के बारे में था। अब हम समझते हैं कि ऊर्जा क्या है, ऊष्मा गतिकी में ऊर्जा की अवधारणा क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और किसी भी तंत्र की एक निश्चित ऊर्जा होती है, निश्चित मात्रा में ऊर्जा होती है, और यह ऊर्जा कई रूपों में, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, तथा नाभिकीय ऊर्जा किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन तंत्र की ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा अवश्य होती है। ऊष्मागतिकी में ऊर्जा को भी दो भागों में व्यक्त करते हैं। एक बाह्य ऊर्जा, एक्सट्रिंसिक एनर्जी, और दूसरी है आंतरिक ऊर्जा। जिसे इंट्रिंसिक एनर्जी भी बोलते हैं। सबसे पहले हम बाह्य ऊर्जा के बारे में चलते हैं कि तंत्र की जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इनका योग बाह्य ऊर्जा कहलाती है, यानी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा, और जो तंत्र की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों मिलकर के बाह्य ऊर्जा कहलाती है। किसी भी तंत्र की गतिज ऊर्जा जो होती है वो उसकी गति के कारण उत्पन्न होती है, और स्थितिज ऊर्जा आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण उत्पन्न होती है। यानी जब तंत्र किसी विद्युतीय क्षेत्र में या गुरुत्वीय क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में हो तो उस स्थिति में ऊर्जा स्थित ऊर्जा कहलाती है, और ये दोनों मिलकर के बाह्य ऊर्जा का निर्माण करती है। लेकिन ऊष्मागतिकी में बाह्य ऊर्जा का कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, इसलिए ऊष्मागतिकी में हम बाह्य ऊर्जा की उपेक्षा कर देते हैं, इसका अध्ययन नहीं करते। तो ऊष्मागतिकी में जो महत्वपूर्ण है वो है आंतरिक ऊर्जा, इंट्रिंसिक एनर्जी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आंतरिक ऊर्जा क्या है, इंटरनल एनर्जी, इंट्रिंसिक एनर्जी क्या है। किसी भी तंत्र में उपस्थित पदार्थ के अणुओं, किसी भी तंत्र में उपस्थित पदार्थ के अणुओं की घूर्णन गति या कंपनीय गति या स्थानांतरणीय गति
यानी किसी तंत्र में उपस्थित पदार्थ कणों की घूर्णन गति या कंपन गति या स्थानांतरणीय गति या इलेक्ट्रॉनों व नाभिक की गतियों के कारण उत्पन्न ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा का निर्माण करती है। यानी आपके पास कोई तंत्र है, उस तंत्र में पदार्थ के अणुओं की घूर्णन गति, कंपनीय गति, स्थानांतरणीय गति, इलेक्ट्रॉनों की गति और नाभिक की गति, ये सब मिलकर के आंतरिक ऊर्जा या इंट्रिंसिक ऊर्जा का निर्माण करती है। आंतरिक ऊर्जा की इकाई एसआई पद्धति में जूल या किलोजूल, जूल या किलोजूल होती है। इसमें हम इसको व्यक्त करते हैं। आंतरिक ऊर्जा जो है वो केवल तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं पर, केवल प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करती है। यानी ये प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाओं पर ही निर्भर करती है, परिक्रम के पथ पर निर्भर नहीं करती। परिक्रम के पथ पर निर्भर नहीं करती। अतः ये एक अवस्था फलन है, यानी आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है और आंतरिक ऊर्जा को या इंट्रिंसिक एनर्जी को अपन कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। और आंतरिक ऊर्जा ई भी एक बीजीय राशि है, अतः इसका मान भी धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। लेकिन आंतरिक ऊर्जा ई का वास्तविक परिमाण मैग्नीट्यूड, वास्तविक परिमाण ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा ई कई अनिर्धारित कारकों जैसे इलेक्ट्रॉनों के विन्यास, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नाभिक की गति और अणुओं की गति, इन कई अनिर्धारित कारकों पर निर्भर करती है। इस कारण आंतरिक ऊर्जा का वास्तविक परिमाण ज्ञात नहीं किया जा सकता और ऊष्मागतिकी में वास्तविक परिमाण की आवश्यकता ही नहीं होती। हाँ, हमें अवस्था परिवर्तन में आंतरिक ऊर्जा में कुल कितना परिवर्तन हुआ है वो ज्ञात हो जाता है, तो ये ऊष्मागतिक निर्धारण में काम आती है। और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब तंत्र गमन करता है, जाता है, तो आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होता है उसकी हम गणना कर सकते हैं। मान लीजिए प्रारंभिक अवस्था में, तंत्र के प्रारंभिक अवस्था में आंतरिक ऊर्जा ई ए थी और अंतिम अवस्था में आंतरिक ऊर्जा ई बी है, तो तंत्र के अवस्था परिवर्तन में हुआ कुल ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा ई विल बी इक्वल टू ई बी माइनस ई ए। और ये तंत्र की अवस्था परिवर्तन के दौरान आंतरिक ऊर्जा में हुए परिवर्तन को व्यक्त करता है और यह परिवर्तन ही आंतरिक ऊर्जा को वस्तुतः प्रदर्शित करेगा। हाँ, ये जरूर है कि यह वास्तविक परिमाण नहीं है, ये कितना परिवर्तन हुआ है उसको दर्शाता है। चूंकि ई एक बीजीय राशि है, अतः डेल्टा ई भी बीजीय राशि है और डेल्टा ई यदि पॉजिटिव है, इसका चिन्ह धनात्मक है, इसका मतलब है कि तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई है और तंत्र ने प्रतिवेश या परिवेश से ऊर्जा ग्रहण की है। और डेल्टा ई का मान नेगेटिव है, तो इसका आशय ये होगा कि तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कमी हुई है, यानी तंत्र ने प्रतिवेश को ऊर्जा दी है। अतः कहा जा सकता है कि ऊष्मागतिकी में जब कभी भी हम तंत्र की ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं या ऊर्जा पर विचार करते हैं, तो वो वस्तुतः उसकी आंतरिक ऊर्जा ही होती है, यानी आंतरिक ऊर्जा को ही हम तंत्र की ऊर्जा कह सकते हैं। इस प्रकार आंतरिक ऊर्जा ई के कुछ निष्कर्ष हम लिखें, यानी आंतरिक ऊर्जा ई के बारे में क्या क्या तथ्य हैं। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो ये कि आंतरिक ऊर्जा
ई जो है वो तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर ही निर्भर करती है, परिक्रम के पथ पर नहीं। अतः ये एक अवस्था फलन है, यानी ई एक अवस्था फलन है। जब अवस्था फलन होता है तो उसका अवकलन हम करते हैं तो उसको हम यथातथ अवकल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि चूंकि ई एक अवस्था फलन है, अतः डी ई एक यथातथ अवकल है। ये जो आंतरिक ऊर्जा होती है, तंत्र की आंतरिक ऊर्जा, ये तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। अतः कहा जा सकता है कि आंतरिक ऊर्जा एक मात्रात्मक गुण है, यानी तंत्र का मात्रात्मक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मात्रात्मक गुण है। चौथी बात, अभी हमने जैसे देखा था कि आंतरिक ऊर्जा का वास्तविक परिमाण तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, लेकिन अवस्था परिवर्तन के दौरान कितना परिवर्तन हुआ है वो ज्ञात कर सकते हैं, और वो डेल्टा ई बराबर होता है अंतिम अवस्था की आंतरिक ऊर्जा माइनस प्रारंभिक अवस्था की आंतरिक ऊर्जा। और ये डेल्टा ई एक बीजीय राशि है, यानी डेल्टा ई धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। जब डेल्टा ई का मान धनात्मक होता है तो इसका मतलब यह है कि तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई है, यानी तंत्र ने प्रतिवेश से ऊर्जा ग्रहण की है। और डेल्टा ई का मान ऋणात्मक है तो इसका आशय ये होगा कि तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कमी हुई है और तंत्र ने प्रतिवेश को ऊर्जा दी है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः इसकी किसी भी तंत्र के लिए एक निश्चित मात्रा होती है। ये हमने आंतरिक ऊर्जा के बारे में पढ़ा कि ये इसके लक्षण होते हैं, और आंतरिक ऊर्जा को ही हम तंत्र की ऊर्जा कह सकते हैं। ये सब कुछ ऊर्जा की अवधारणा के बारे में था।